हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड के बारे में अध्ययन करते हैं और ये हमारा आज से नया सेशन शुरू हो रहा है। यानी कि आज से हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग का मैक्सिमम चांस है कि यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट कर दें, लेकिन जैसा कि हम लोग आपसे वादा किया था कि हम लोग आपको मेरा अपना सब्जेक्ट या फिर और भी सब्जेक्ट पूरा करा लिए जाएंगे परीक्षा होने से 10 दिन पहले। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया था। मैंने अपना सब्जेक्ट जो था उसको पूरा कर लिया था आईसीटी का, और बाकी जो टीचर थे टीम के उन्होंने अपना 50% से ऊपर सारे के सारे सिलेबस कवर कर दिए थे। लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना का ये जो पेंडेमिक चल रहा है बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी ने लगभग डिसाइड कर लिया है और 90% चांस है कि आप लोग प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने आप सबके लिए वो पढ़ाते जा रहे थे कि क्या पता अगर परीक्षा हो जाए तो आप लोगों को ये सोचना पड़े कि पढ़ाया नहीं गया है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप लोग की शिक्षा दे दी गई है। आप लोग उस शिक्षा को ग्रहण के लिए जितना आप लोग ग्रहण करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो नुकसान नहीं करेगा, आपको आने वाली ज़िंदगी में काम देगा। इसलिए आप उसको भी पढ़ते रहिए जब तक एक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता कि आप लोग प्रमोट हो गए हैं। लेकिन तब तक भी हम लोग साइमल्टेनियसली इस सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड को पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आगे आने समय में मतलब कोर्स को पिछड़ने का डर न रहे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। इसको पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है अनुसंधान यानी कि रिसर्च। देखिए, अनुसंधान जो शब्द है इसके लिए मेनली हम लोग शोध, गवेषणा, अनुशीलन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहां अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है किसी भी विषय या मुद्दे को अनु यानी बार बार, संधान यानी निशाना लगाना, यानी किसी भी कोई भी बात है, कोई भी मुद्दा है, उस पर हम बार बार कोई काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में इसको ले तो रिसर्च लिखते हुए आ रहा है, आता है ना, ऐसे लिखता है रिसर्च। री का मतलब बार बार, सर्च का मतलब खोजना। मेनली इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि लोग सोचते हैं कि रिसर्च का मतलब होता है रिपीट, लेकिन नहीं, रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। रिसर्च का मतलब होता है कि उस खोजी हुई चीज़ें में और क्या खोज सकते हैं। देखिए, किसी विषय विशेष के प्रति गंभीरता से और गहराई से विचार करना अनुसंधान कहलाता है। यानी कि डीपली जाकर, मैंने बताया कि खोजी हुई चीज़ें में बार बार खोजना, यानी कि उसके और ज़्यादा गहराई में जाएंगे, हम लोग उसको रिसर्च बोलेंगे। शोध में इसको हम शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, यानी शुद्ध करके देते हैं कोई भी चीज़ों को। अगर कोई आपको ज्ञान प्रदान करनी है तो उसके लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। जैसे आपको ये कंटेंट देना है तो इसके लिए पहले हम रिसर्च करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जरूरी नहीं कि सिर्फ बीएड का ही देखते हैं, और भी जो हायर एजुकेशन की चीज़ें हैं जो इससे मिलती जुलती रहती हैं उसको भी इनके इंक्लूड करते हैं, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट मिल सके। तो हम लोग रिसर्च हम लोग भी करते हैं। जैसे सुनार है, कोई भी आभूषण बनाने से पहले जो सोना होता है उसको तपाकर शुद्ध करता है। जितना शुद्ध करेगा उतना बढ़िया आभूषण बनेगा, उतना मजबूत आभूषण बनता है। ठीक, तो ये है अनुसंधान। ठीक, देखिए, शोध के अंतर्गत क्या होता है, शोध के अंतर्गत क्या हम लोग करते हैं, सत्यों जो तथ्य होते हैं यानी फैक्ट्स होते हैं, सत्य होते हैं, और जो भी सिद्धांत होते हैं इनको हम लोग निरूपण यानी कि हम लोग बनाते हैं और विभिन्न परिस्थिति यानी कि कई सारे जितने भी इन्वायरमेंट है सबके अनुरूप देखते हैं। यानी कि सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट को हम लोग नहीं देखते हैं कि सिर्फ हाँ इसी के अनुसार ये होता है। रिसर्च करने का मतलब भी यही होता है कि सारे के सारे इन्वायरमेंट में ये ढल जाए। कोई भी नियम, कोई भी प्रिंसिपल अगर बन रहा है तो वो सारे जितने भी इन्वायरमेंट चाहे जैसा भी माहौल हो वो हर माहौल के हिसाब से सूटेबल बैठे। देखिए, एक क्या कहते हैं अनुसंधान में जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, गवेषण ये पहले यूज करते थे, यानी प्राचीन समय में गवेषणा यूज करते थे। गवेषणा का मतलब है गोधन ईसड़ा, गो यानी गाय को हम पहले ज़माने में एक महत्वपूर्ण वस्तु या चीज़ के रूप में मानते थे। अब भी है, लेकिन पहले के ज़माने में नहीं होता है। गाय को अगर कुछ कर दिया जाएगा तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण
वस्तु के रूप में देखी जाती थी, बहुत ही कीमती वस्तु के रूप में देखी जाती थी। और अनुसंधान को उससे रिलेटेड किया जाता है कि गाय यानी कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ को बार बार खोजना, उसको और उन्नत करना। ठीक, आपको थोड़ा सा और मॉडर्न यूज एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं कि देखिए रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी। कोई भी चीज़ है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, टेलीविज़न आपको मान लीजिए टेलीविज़न बन गया, वो हमारे यूज में होने लगा, लेकिन उसमें भी यानी खोजी हुई चीज़ में भी बार बार इम्प्रूवमेंट होता रहा, उसमें और खोजते गए। पहले इतनी बड़ी टीवी आती थी, यानी बहुत बड़ी टीवी आती थी, फिर धीरे धीरे छोटी होती गई, फिर उसके बाद LCD LED, फिर देख रहे हैं आप, मतलब यूज़ तो हम लोग के लिए देखना ही है, लेकिन फिर भी उसमें सर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, खोजी हुई चीज़ में फिर से सर्च हो रहा है और खोज रहे हैं, मतलब कितना बेटर हम बना सकते हैं। अब टीवी क्या है कि अब पता चले कुछ दिन में कि ज़रूरत ही नहीं है, बस पता नहीं कहाँ से तो दिखने लगा कि हाँ टीवी हो गया है। LCD LED देख रहे हैं, पहले इतनी मोटी टीवी थी, अब इतनी पतली हो गई है, LED और पतली हो गई है, यानी उसको और ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है। ठीक, तो यही है हमारा अनुसंधान यानी रिसर्च। उम्मीद है आप सब थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। देखिए ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अनुसंधान के बारे में कुछ कहा है, तो जान लेते हैं। ये किताब में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि हमको लिखना है, सिर्फ समझना नहीं है। तो पेपर में लिखने के हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो जानना चाहिए। ठीक है, तो मुनरो महोदय ने ये कहा कि अनुसंधान को समस्याओं के अध्ययन की उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समस्याओं को आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर पर प्रतिपादित किया जाता है। यानी कि रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम वेयर सोल्यूशन आर टू बी डिराइव्ड पार्टली और होलली फ्रॉम फैक्ट्स। ठीक है, समझ रहे हैं कि अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन को, जो कोई भी समस्या हो, देखिए अनुसंधान कब करते हैं, कोई भी रिसर्च कब करते हैं, रिसर्च करने का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा, तभी अनुसंधान कर सकते हैं। मतलब कोई आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप दवा क्यों खाएंगे। लॉजिक सी बात है कि जब तक आप कोई सामने कोई भी समस्या नहीं है तो आप उस चीज़ को क्यों निवारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समस्याओं के अध्ययन को उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाधानों को आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया, यानी फैक्ट्स देखते हैं, और जो फैक्ट होता है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। कोई भी फैक्ट जो अगर कोई भी जैसे नहीं होता है कि ये फैक्ट वाली चीज़ है, तो जो भी फैक्ट अगर है तो अब ये जानिए कि वो 100% सत्य होता है, क्योंकि फैक्ट जो होता है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। ठीक, तो वो तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। अगला है, देखिए वेबस्टर्स के न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। कोई वेबस्टर वैज्ञानिक है, उन्होंने एक डिक्शनरी निकाली थी, न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। इन्होंने कहा था कि अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं है, बल्कि या वरन यह दीर्घकालीन गहन सौदृश्यपूर्ण खोज है। रिसर्च इज नॉट मेयरली अ सर्च फॉर ट्रूथ बट अ प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव पर्पजफुल सर्च। इसका मतलब आप थोड़ा समझिए कि ये दीर्घकालीन है। मैंने बताया कि ये शॉर्ट टाइम नहीं होता है, कोई भी रिसर्च होता है ये बहुत ही सहनशीलता के साथ बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन के बाद निकलता है, ताकि ये शॉर्ट टाइम न रहे। कोई भी चीज़ ये 5 वर्षीय योजना नहीं बनाई जाती है तो ये चले लाइफ टाइम। ऐसा कोई प्रिंसिपल बनाया जाता है जो लाइफ टाइम के लिए चलती है, तो ये दीर्घकालीन रहती है, गहन यानी बहुत ही डीपली और सौदेश्यपूर्ण खोज है। और एक पर्पजफुल, किसी भी रिसर्च का एक पर्पज होता है कि वह कहीं काम ले। ठीक, तो ये रहा हमारा अनुसंधान यानी कि रिसर्च। ठीक है, देखिए रिसर्च ये मेन जो हमारा आज का विषय है उसके बारे में बता दिया, लेकिन कि जो हमारा एजुकेशन यानी कि जो बीएड में पढ़ रहे हैं तो हमको मेन पढ़ना क्या है, एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो हम एजुकेशनल रिसर्च के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि रिसर्च को पहले अच्छी तरीके से जान लेंगे तो एजुकेशन रिसर्च को भी और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा मीनिंग डिफिनीशन यानी इस अनुसंधान के मीनिंग और डिफिनीशन। अब थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से हमको अनुसंधान के बारे में, रिसर्च के बारे में पता लग जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ अनुसंधान के कैरेक्टरिस्टिक्स
यानी कि कुछ विशेषता दिया गया है कि अनुसंधान क्या है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, पहला इसमें दिया गया कि डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि ये कोई भी समस्या है उसके सलूशन की ओर ले जाता है। मैंने बताया था कि कोई भी रिसर्च हो रहा है, अगर प्रॉब्लम है तभी वहाँ पर रिसर्च होता है। एक रिसर्च प्रक्रिया पूरा करने के लिए, रिसर्च करने के लिए प्रॉब्लम को होना या क्वेश्चन को होना अति आवश्यक है। मैंने बताया कि जब रोगी नहीं रहेगा तो दवा क्यों खाएंगे आप, तो जब प्रॉब्लम नहीं रहेगा तब रिसर्च क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये है कि डायरेक्टेड टुवार्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अगला है कि एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल और थ्योरीज हेल्पफुल इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स, ऑक्यूरेंसेस। देखिए, यहाँ पर जनरलाइजेशन लिखा है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जनरल का मतलब होता है कि सामान्य करना, कोई भी चीज़ सामान्य करना जो सभी के लिए एक बराबर हो। आप एक ऐसे उदाहरण लीजिए कि जैसे आप ट्रेन के देखे होंगे, उसका जनरल बोगी होता है। जनरल बोगी होता है वो सभी के लिए होता है, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी जा सकते हैं, सभी एक बराबर होते हैं, वहाँ कोई भी बैठ सकता है, कोई भी अंदर बाहर कर सकता है। ठीक, तो वैसे ये है कि कोई भी रिसर्च जो भी प्रिंसिपल या फिर थ्योरी निकालता है वो जनरलाइजेशन के तहत निकालता है कि वो समान एकदम, वो सभी के लिए समझ के तहत हो और सभी के लिए एक बराबर हो, जो कि हेल्पफुल हो। किस में हेल्पफुल हो? प्रिडिक्टिंग फ्यूचर अक्यूरेंस, जो कि आने वाले कोई भी चीज़ें हो उसके लिए हम एक अनुमान लगा सके। कोई भी चीज़ अगर किसी भी थ्योरी या फिर प्रिंसिपल के तहत हम कोई चीज़ को देख रहे हैं तो वो ऐसा हो कि हम आने वाले समय में उसमें और ज़्यादा सुधार कर सकें या उसके तहत कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस एंड एम्पिरिकल एविडेंस। ठीक है, जो कोई भी रिसर्च जो होता है वह किस पे ऑब्जर्वेबल करता है? एक्सपीरियंस एंड एम्पिरिकल एविडेंस पे होता है। यानी कि कोई भी रिसर्च जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस, जो रिसर्चर होता है उसके एक्सपीरियंस पर भी आधारित होता है, और वह एम्पिरिकल एविडेंस वो एक अच्छे यार सॉलिड एविडेंस के तहत ही वो कोई भी रिसर्च करता रहता है। ठीक है, अगला हमारा है कि डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। देखिए, डिमांड्स एक्यूरेट, जो रिसर्च होता है वो एक्यूरेट होता है, यानी कि वो सच्चा होना चाहिए। रिसर्च का एक डिफिनीशन आप किताब में आपके दिया होगा, तो जो उसका एच, जो सबसे लास्ट में एच जो होता है, ये एच जो है उसका मतलब होता है हॉनेस्टी इन वर्क। हॉनेस्टी वर्क मतलब है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप सच्चा हो, यानी कोई सच्चाई हो, यानी कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या हो? एक्यूरेट हो, यानी आप सच्चे हो। ठीक है, वो उसका ऑब्जर्वेशन जो हो, कोई भी रिसर्च के प्रति आप जो कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो सच्चा हो। ठीक, अगला हमारा दिया है कि इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डाटा फ्रॉम प्राइमरी या फर्स्ट हैंड सोर्स और सेकेंड एग्जिस्टिंग डाटा फॉर ए न्यू पर्पज। इसका मतलब देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ये जो दिया गया है ये मेरे अपने खुद के नोट्स है, जब मैंने पढ़ा था, मेरे टीचर एक जो हैं उन्होंने पढ़ाया था, ये उनके हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि इन्वॉल्व गैदरिंग न्यू डाटा फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स और सेकेंड एग्जिस्टिंग डाटा फॉर ए न्यू पर्पज। मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च होता है वो खोजी हुई चीज़ें वो खोजते हैं, यानी टीबी था मैंने बताया, या फिर अब इस समय के कोरोना के ले लीजिए। कोरोना है तो पहले तो बता दें कि हाँ कोरोना है। ठीक, अब कोरोना में भी अंदर खोजा गया कि नहीं ये कोरोना किस वेरिएंट का कोरोना है, पता चला कि नहीं इस वेरिएंट कोरोना है। अब उस वेरिएंट में पता चला कि कौन सा वेरिएंट है, उसमें कौन कौन सा उसका क्या डीएनए क्या आरएनए है, मतलब उसके और अंदर जाया गया है, वैज्ञानिक जा रहे हैं उसमें खोज रहे हैं कि इसमें और क्या, मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि ये मतलब इतना घातक साबित हो रही है। तो रिसर्च अभी भी चल रहे हैं, कोरोना अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, रिसर्च अभी भी चल रहे हैं। वैक्सीन तो आ गई है लेकिन वैक्सीन भी नहीं, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये 100% कारगर नहीं है, तो लोग मिला कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना जो इस बार जो निकला मतलब है वो बहुत ही घातक है, इसलिए उसमें बार बार रिसर्च कर रहे हैं लोग। पहले तो एक कोई होगा, कोई वैज्ञानिक बता दे कि नहीं कोरोना है। अब कोरोना में दूसरा कि कोरोना में क्या है, उसका कोई अलग वेरिएंट है, एक इसका कोरोना कई वेरिएंट है, इस वेरिएंट में से ये
इस कैटेगरी का है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो कोई भी जो डाटा हम लोग गैदरिंग करते हैं, जो रिसर्चर गैदरिंग करता है, वो तो या तो फर्स्ट हैंड होगा या फिर सेकेंड एग्जिस्टिंग होगा। यानी कि या तो खोजी गई पहली बार खोजेगा या तो खोजी हुई चीज़ें में से खोजेगा। ठीक, तो ये रहा हमारा अनुसंधान के कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। देखिए मैंने बताया कि क्या कहते हैं, बीएड में जो हमारा है एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, तो ये तो रहा रिसर्च। अब तो समझ गए कि रिसर्च क्या है। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन रिसर्च क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च क्या आता है। आइए देखते हैं कि क्या है वो। देखिए क्या, शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च का मतलब क्या है कि जब सभी अनुसंधान को जब हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो बस वही होता है हमारा शैक्षिक अनुसंधान। यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में की गई खोजें शैक्षिक अनुसंधान कहलाती है, एजुकेशनल रिसर्च कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ विद्वान हैं जिनके अनुसार शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित किया गया है। तो देखते हैं कि वो क्या है। ट्रेवर के अनुसार शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान के विकास की ओर दिशाबोध प्रदान करता है, जिसके द्वारा शिक्षक इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। देखिए शैक्षिक अनुसंधान जो दिया है एजुकेशनल रिसर्च, इसमें जो भी रिसर्च होता है उसका ध्येय क्या होता है? उसका उद्देश्य ये होता है कि छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों में एक प्रभावशाली ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रभावशाली ढंग से जो कोई भी सिद्धांत बनाते हैं वो किया जा सके, वो हमारा शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। यही हमारे ट्रेवर महोदय ने भी कहा है कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान के विकास की ओर दिशाबोध प्रदान करता है और जिसके द्वारा शिक्षक इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। एजुकेशन रिसर्च इज दैट एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। यानी कि जो कोई भी शैक्षिक परिस्थिति है, कोई भी एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, उसमें बिहेवियरल साइंस के तहत के विकास के लिए शिक्षक दिशाबोध प्रदान करता है, जिसके द्वारा शिक्षक इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि वो अपने लक्ष्य को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। यानी कि कोई भी शिक्षक जो होता है वो जब रिसर्च करता है तो वो एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है जो अपने टीचिंग में जो बच्चों को पढ़ाता है उसको और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। यही इनका कहने का मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर मुनरो महोदय, देखिए मुनरो महोदय लगभग में हर जगह आपको मिलेंगे आपके बुक में, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे एजुकेशन रिसर्च में। ठीक है, तो मुनरो महोदय ने क्या कहा कि शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांतों का निर्माण एवं विधियों का विकास है। मैंने बताया कि रिसर्च एक अलग है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च है। तो एजुकेशनल रिसर्च एजुकेशन से संबंधित है। तो एजुकेशन से संबंधित क्या होगा? कोई बिल्डिंग तो बनेगी नहीं, वो तो थोड़ा बनती है, वो तो अलग उसका जॉनर होता है, लेकिन क्या मेनली उसका क्या काम होता है? सिद्धांतों विधियों का विकास होता है। यानी कि द फाइनल पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज टू एक्सर्टेन प्रिंसिपल एंड डेवलप प्रोसीजर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक, यानी कि जो शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य, कोई भी शैक्षिक अनुसंधान है, एजुकेशन रिसर्च किया जा रहा है, उसका जो लास्ट एम या फाइनल एम क्या होता है? कोई भी सिद्धांत को प्रतिपादित करना, कोई भी सिद्धांत को लाना, एक ऐसा सिद्धांत जो शिक्षा या विद्यालय के प्रति बेस्ट हो, वो शिक्षार्थी के प्रति एक प्रभावशाली ढंग से काम करे और उनके अधिगम में वो महत्वपूर्ण योगदान निभाए। ठीक है, ये रहा हमारा शैक्षिक अनुसंधान यानी एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, देखिए एजुकेशन रिसर्च में हमको पढ़ना क्या है? 3, यानी कि लेवल ऑफ जो एजुकेशन रिसर्च है वो 3 प्रकार के हैं। पहला इसका है फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड, तीसरा है
एक्शन रिसर्च। देखिए रिसर्च जो है वो बहुत ही ब्रॉड वे में है, यानी कि बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है, लेकिन शैक्षिक अनुसंधान में बहुत सारी मतलब ऐसी बात नहीं है कि रिसर्च के सिर्फ इन्हीं टाइपों पर, इन्हीं जो तीन प्रकार के जो हैं इन्हीं पर फोकस किया गया है। इसलिए फोकस किया गया है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में यानी शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में यही तीन मेनली मुख्यतः बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और कारगर साबित हुए हैं। इसलिए हमारे जो यूनिट आप देखेंगे, आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये इन्हीं तीनों के बारे में हमको अध्ययन करना है। यूनिट फर्स्ट में आपका दिया ही है कि मीनिंग डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। अगला में इन सब के बारे में डिफरेंस करना है, तो हम आने वाले वीडियो में इस सब के बारे में प्रॉपर अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा एजुकेशन रिसर्च है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एजुकेशन रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी विशेषता क्या है, ताकि इसको और अच्छी तरीके से हम समझ सकें। तो आइए देखते हैं क्या है वो। देखिए यहाँ पर हमारा शैक्षिक अनुसंधान का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। इसमें पहला हमारा दिया गया है कि जो रिसर्च है, रिसर्च का मुख्य आधार शिक्षा दर्शन है भाई, क्योंकि एजुकेशनल रिसर्च पर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो बात होगा शिक्षा दर्शन का ही। देखिए रिसर्च के नाम आते ही लोग सोचते हैं कि ये साइंस से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि रिसर्च सिर्फ साइंस से ही हो, ये हर एक क्षेत्र में किया जा सकता है। और क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र है इसलिए इसका जो बेस जो है वो शिक्षा दर्शन होगा या होता है, ठीक। अगला हमारा दिया गया कि एजुकेशन रिसर्च की प्रक्रिया कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर एंड अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट पर आधारित होती है। यानी कि जो रिसर्च जो हम एजुकेशन में करते हैं वो कल्पना पर आधारित होती है और अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट पर आधारित होती है। देखिए इसका क्या कहने का मतलब है कि कोई भी टीचर या कोई भी अगर जो रिसर्च कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन वाले क्षेत्र में, वो कल्पना करता है कि क्या हम बेटर दे सकते हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि वो बच्चों को और अच्छी तरीके से हो सके। तो और देखिए अगर साइंस के क्षेत्र में है तो वो एक्सपेरिमेंट करेगा, तो एक्सपेरिमेंट एक बार, दो बार, तीन बार वो मतलब प्रैक्टिकल कर सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कर सकता है, तो उसको इमेजिन करेगा अपने अंतरात्मा से और इमेजिन पावर से ही वो अपना शोध निकालेगा। और कई प्रकार से, सिर्फ ये नहीं कि बस सोच ले कैसा हो जाएगा, सोचने में भी वो कई वे में सोचेगा, कई डायरेक्शन में सोचेगा कि कैसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो वही इसका कहने का मतलब है, यही उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका विशेषता है कि यह इमेजिनेशन पावर पर आधारित होती है। अगला हमारा दिया गया है कि एजुकेशन रिसर्च में निगमन तार्किक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। अरे सेकेंड लास्ट इज एजुकेशन रिसर्च में प्रायः अंतर अनुशासनात्मक आयाम यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिनरी यानी कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी रिसर्च किया जाता है तो उसका जो मेन अप्रोच होता है वो डिसिप्लिन होता है। शिक्षा में डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक वो शिक्षा नहीं कहाएगी या इसलिए कहेंगे कि शिक्षा में डिसिप्लिन होना मस्ट है, आवश्यक है, होना ही चाहिए। इसलिए रिसर्च में जब करते हैं लोग, जो रिसर्च किया जाता है उसका ये मुख्य बिंदु मानकर चलते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही छूट न दे जाए कि वो अपना बहक जाए। उसका एक डिसिप्लिनरी यानी कि वो अनुशासन के तहत हो, अनुशासन के अंदर ही हो, ठीक। लास्ट वन इज एक्सपर्ट द्वारा ही नहीं वरन शिक्षक भी इस कार्य को सफल कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो रिसर्च एजुकेशन रिसर्च करते हैं वो सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही करे, कोई विशेषज्ञ ही आए, कोई विशेषज्ञ ही आए तभी रिसर्च कर सकता है। टीचर प्रशासन जो टीचर है वो भी कर सकते हैं। मुझे इस क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है उसको उस क्लास में बच्चे से अच्छा आउटकम नहीं मिल पा रहा है तो वो उस पर रिसर्च करेगा। टीचर खुद ही रिसर्च कर सकता है कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या सी चीज़ है कि जो बच्चों को परेशान कर रही है वो अच्छा आउटकम या अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उस पर रिसर्च करेगा, बार बार सोचेगा। वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के तहत उन सबको फिर अच्छे मतलब उनके अंदर से ज्ञान बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यही है कि जो टीचर जो है वो भी रिसर्च कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक्सपर्ट ही करे, ठीक। तो शैक्षिक अनुसंधान की ये गए थोड़ा सा कैरेक्टर विशेषताएं, ठीक है। अब
जान लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। भाई शिक्षा में इम्पोर्टेंस भी इसकी आती है, तो वो भी देख लेते हैं हम कि क्या है उसका इम्पोर्टेंस। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इसको बारे में देखते हैं कि क्या लिखा है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन रिसर्च के, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहला इसमें दिया गया है कि एजुकेशनल रिसर्च प्रमोट्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यानी कि जो हमारा शैक्षिक अनुसंधान है वो शैक्षिक सुधारों में सहायक है। कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक कार्य किया जा रहा है और उसमें अगर कहीं भी आप फंस रहे हैं तो उसमें अनुसंधान के द्वारा उस पर सुधार किया जा सकता है। यानी शैक्षिक जो भी एजुकेशन रिफॉर्म्स है, शैक्षिक सुधार हम कर सकते हैं अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो ये इसकी महत्व है कि हम रिसर्च के द्वारा हम उस प्रॉब्लम, उस समस्या को हम निवारण कर सकते हैं और वो हमारे शैक्षिक अधिगम में कारगर होगा, साबित होगा और हम अपनी सुचारू रूप से अधिगम प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अगला है कि एजुकेशन रिसर्च लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि शैक्षिक अनुसंधान जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझने में बहुत ज़्यादा बेटर यानी अच्छा करता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो शिक्षण टीचिंग जो होती है, शिक्षक छात्र को सिखाता है, उसमें जो हमारा एजुकेशन रिसर्च जो है वह और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करता है। कहने का मतलब कि अगर बच्चे को परेशानी हो रही है, अगर कहीं दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर एजुकेशन के द्वारा वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको सुधार कर सकता है और वो अच्छी तरीके से समझ सकता है कि छात्र को कहाँ कहाँ उसको दिक्कत हो रही है। अगला हमारा है कि एजुकेशन रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट एज ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि जो सामाजिक व्यवहार है उसको कंट्रोल करने में भी एजुकेशन रिसर्च का महत्वपूर्ण योगदान है। बोलते भी हैं कि जो विद्यालय जो होता है या जो टीचर जो होता है समाज का आईना होता है। अब इस विद्यालय के द्वारा ही, विद्यालय से ही जो शिक्षार्थी होता है वह आगे निकलता है। तो यहाँ शिक्षक जो है वो रिसर्च के द्वारा जो कोई भी स्टूडेंट है उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके सोशल यानी सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, बेटर उसमें इनपुट करा सकता है, बेटर चीज़ें, अच्छी चीज़ें उसमें डाल सकता है ताकि वो समाज में एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक, अगला है कि एजुकेशन रिसर्च कैन इंक्रीज द इफिशियंसी, यानी कि जो हमारा एजुकेशन रिसर्च है वह कार्य कुशलता को बढ़ा देता है। यानी कि जो टीचर है वो अगर पढ़ा रहा है, इस रिसर्च के माध्यम से अगर रिसर्च कर रहा है तो वो उसके कार्य को, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको नॉर्मली पढ़ा दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसको डीप और जाकर पढ़ा रहा है तो वो उसकी कार्य कुशलता यानी उसकी जो और क्षमता है, एफिशिएंसी है और खुलकर बाहर आती है और वो एक छात्र के लिए और बढ़िया होगा कि उसको और अच्छी तरीके से बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, अगला हमारा जो सबसे लास्ट है कि एजुकेशन रिसर्च ब्रिंग्स सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द टीचर। यही मेन है, यह और मेन है, सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशनल रिसर्च जो है वो टीचर में, शिक्षक में जो है वो आत्मविश्वास जगाती है। कोई भी अगर चीज़ में फंस गया है टीचर तो वो तुरंत ना बताकर बोल देगा कि हाँ ठीक है। मतलब कहीं अगर फंस गया, कोई विद्यार्थी ने सवाल पूछा, टीचर को नहीं आ रहा है तो अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर कोई बात नहीं, उसको बोल देता है कि बाबू या फिर बच्चे हम आपको कल बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अब टीचर आएगा यहाँ पर रिसर्च करेगा, उस बारे में रिसर्च करेगा, गहन अध्ययन करेगा, उसको बताएगा। शिक्षार्थी खुश होगा कि मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया और टीचर भी अपने आप को प्राउड फील करेगा और अंदर से आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मैंने ये काम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही कुशलतापूर्वक निभाया। इससे उसमें और कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ मैं और अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और बढ़िया कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्सेल रिसर्च एजुकेशन में आज का पहला हमारा वीडियो शैक्षिक अनुसंधान रिसर्च को हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल अप्लाइड और एक्सेल रिसर्च के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा आज का वीडियो है। अगर यहाँ पर कोई भी गलती या फिर कहीं छूट रही है तो आप कमेंट मार सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, कहाँ
कुछ छूटा भी हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ सिलेबस में ये दिया है, मैंने ये नहीं पता है, आपको सारी की सारी समस्या का हल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।